नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन सिंह है। इस चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र बोर्ड के 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सोशल साइंस सब्जेक्ट को मैं आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें तथा आगे जो वीडियो आने वाले हैं ये आप तक पहुंचे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को अगर दबा देते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर कोई भी नया वीडियो अपलोड किया तो वो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए, आज हम लोग जो है महाराष्ट्र बोर्ड के जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है क्लास 9 का, उसका सेकेंड लेक्चर हम लोग देखेंगे आज। और अगर आप लोगों ने पहला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जिससे कि इसके पहले क्या हुआ था वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। उसके बाद जो है वो दूसरा लेक्चर आप देखिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। देखिए, चलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। कल से जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। टाइटल है इसका द 1980s का जो डिकेड्स है उसके बारे में बात हो रही है कि 1980 से लेकर 90 तक का जो डिकेड्स है उसके बारे में। सो ड्यूरिंग दिस डिकेड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेस मेनी न्यू चैलेंजेस। अब इस डिकेड में क्या होता है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके सामने बहुत सारी नई चुनौतियां आती हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, देखिए क्या मिलता है आगे हम लोग को। The Sikh in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. अब पंजाब के अंदर जो सिख हैं उन लोगों की एक अलग मांग थी। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट के थ्रू गवर्नमेंट से मांग की कि हमें एक खुद का अलग खालिस्तान जो है वो स्टेट चाहिए, जहाँ पे केवल जो है सिख ही रहेंगे और दूसरी कोई जाति के लोग नहीं रहेंगे। अब ये जो मूवमेंट था वो क्या हो गया, वायलेंट हो गया। मारामारी पे लोग उतर आए, विरोध प्रदर्शन होने लगा चारों तरफ, डिस्ट्रक्टिव हो गया, विध्वंसक भी हो गया। पाकिस्तान हैड लेंट इट्स सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। अब पाकिस्तान इसका सपोर्ट कर रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई भी चीज अगर गलत होगी तो क्या होगा, पाकिस्तान उसका सपोर्ट करेगा। हमारी अच्छी चीजों से तो पाकिस्तान को बैर है, लेकिन हमारे यहाँ अगर कैसे कोई ऐसा रिलीजन को लेके अगर कोई मूवमेंट चल रहा है, अगर कुछ भी हो रहा है तो पाकिस्तान उसका जरूर सपोर्ट करेगा। ऐसे कंडीशन में खालिस्तान की जो मांग थी, जो पंजाब के सिखों द्वारा की जा रही थी, उसका सपोर्ट किया पाकिस्तान ने। द इंडियन आर्मी वॉज सेंट इनटू द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, अ होली श्राइन ऑफ सिख, इन 1984। अब इस कंडीशन को कैसे कंट्रोल किया गया, कुछ आतंकवादी सरदार के भेष में क्या किए थे, जाके अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल मंदिर है उसके अंदर जाके घुस गए थे और वहां से लगातार गोलीबारी कर रहे थे। अब गोल्डन टेम्पल क्या है, धार्मिक स्थल है। आप लोग जानते हैं जैसे हम लोग के यहाँ मंदिर होता है हिंदुओं का मंदिर, वैसे सिख में ये गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल। तो वहीं पे ये आतंकवादी घुस गए थे और घुसने के बाद वहां से गोलीबारी कर रहे थे। क्या किया गया, इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया गया ताकि उससे निपटा जा सके। ये ईयर याद रखिएगा, ये 1984 है। अब इसी टाइम में क्या होता है कि इंदिरा गांधी को फिर उनका जो बॉडी गार्ड रहता है वो भी एक सिख ही रहता है, उसने क्या कर दिया, उनको गोली मार दिया इंदिरा गांधी को। इस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे सिख दंगे हो जाते हैं, हर जगह पूरे देश में सिख दंगे हो जाते हैं, जिसको 84 का 1984 का सिख दंगा भी कहा जाता है, अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा तो। One of the Sikh bodyguard in the Indira Gandhi's personal security assassinated her. अब देखिए, मैंने बताया कि उनका जो बॉडीगार्ड था इंदिरा गांधी का, उसने क्या किया कि इंदिरा गांधी को गोली मार दी। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड लिबरल फ्रंट ऑफ आसाम। इसी टाइम की एक और बात है। देखिए, दो चीजें सामने दिखाई पड़ गई। अभी तक जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, पहला कि जो सिख थे उनको एक अलग स्टेट की वो डिमांड कर रहे थे, खालिस्तान की। दूसरी बात, आपका इंदिरा गांधी जो है उनको असैसिनेट कर दिया, उनका जो बॉडीगार्ड था उसने। तीसरा क्या होता है, उल्फा, जिसका नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम।
ये क्या है, एक आतंकवादी संगठन था। क्या कर रहा था, इसने अपने मेजर मूवमेंट चलाए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और नॉर्थ ईस्ट कहाँ है आप लोग को पता होगा, अगर मैप आप लोग देखते होंगे तो ये जो एरिया है इसको नॉर्थ ईस्ट का एरिया बोला जाता है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश वगैरह का जो पार्ट है इनको नॉर्थ ईस्ट का एरिया बोला जाता है। तो वहां पे उल्फा ने क्या करा, एक मेजर मूवमेंट चलाया। अब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी जब भी उनकी मृत्यु हुई, तभी वो प्रधानमंत्री थी। अब तो कोई ना कोई तो आएगा प्रधानमंत्री बनेगा। जी हाँ, उसके बाद कौन बनता है, राजीव गांधी। 1984 में ही राजीव गांधी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे देश के। जैसे ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं, अब देखिए उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस है। क्या करना है, इंडियन इकोनॉमी सिस्टम को रिफॉर्म करना है, इकोनॉमी को बूस्ट करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है हमारे देश में। Rajiv Gandhi became the Prime Minister of India. He tried to make several reforms in the field of Indian economy and that of science and technology. He took the lead of solving the issue of Tamil minority in Sri Lanka. अब देखिए उन्होंने एक नया टास्क लिया कि जो श्रीलंका में जो तमिल माइनॉरिटी हैं उनके जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए। देखिए हुआ क्या था कि अगर आप श्रीलंका को देख रहे होंगे तो मैप में भी देख लीजिए, ये है श्रीलंका और यहाँ पे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी तमिल बोलने वाले रहते थे और श्रीलंका में भी तमिल बोलने वाले रहते थे। तो यहाँ पे जो श्रीलंका में जो तमिल बोलने वाले रहते थे, तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन था लिट्टे, वो बोलते थे कि ये जहाँ तक तमिल बोलने वाले हैं तमिलनाडु में, ये हमारा टेरिटरी है और ये लोग हमारे हैं। तो ऐसा उनका मानना था। लेकिन हालांकि हमारा स्टेट जो क्या है, सोवरेन डेमोक्रेटिक स्टेट है। अभी हमारा किसी दूसरे स्टेट में हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो हमारे में भी अगर कोई हस्तक्षेप करे तो अच्छी बात नहीं है। तो राजीव गांधी ने कोशिश किया कि इस डिस्प्यूट को क्या कर दिया जाए, रिजॉल्व कर दिया जाए। He promoted the idea of united Sri Lanka with internal autonomy to the Tamil community, but his effort in the regard proved to be vain. उन्होंने कोशिश किया कि यूनाइटेड कर दिया जाए, अलग से जो श्रीलंका की जो माइनॉरिटी हैं, तमिल बोलने वाले लोग हैं, उनको बोला जाए कि भाई आप श्रीलंकाई हैं, आप इंडियन नहीं हैं। कोशिश किया बट लेकिन इनका जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ। He faced a lot of criticism in the context of corruption that took place during the defense equipment deal. अब उनको बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो राजीव गांधी की। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट का जो डील हो रहा था, डिफेंस इक्विपमेंट का डील इन द सेंस की जो हमारा डिफेंस है, नेवी है, आर्मी है, ये डिफेंस है हमारा। तो कोई भी इक्विपमेंट्स मंगाते हैं जैसे टैंक, हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट वगैरह, क्या करते हैं किसी दूसरे देश से हम अपने यहाँ इंपोर्ट कराते हैं, खरीदते हैं। तो ऐसा बोला जाता था कि राजीव गांधी के समय में जो डिफेंस के इक्विपमेंट जो डील हुए थे उसमें क्या हुआ था, करप्शन हुआ था। स्पेशली द परचेस ऑफ लॉन्ग रेंज कैनन फ्रॉम द फॉरेन कंपनी कॉल्ड बोफोर्स। स्पेशली इस चीज पे ज्यादा पॉइंट आउट किया गया कि बोफोर नाम की एक कंपनी थी फॉरेन की, जिससे लॉन्ग रेंज कैनन खरीदा गया था। इसमें करप्शन ज्यादा हुआ था, ऐसा माना जाता था। पॉलिटिकल करप्शन बिकम अ क्रूशियल इशू इन जनरल इलेक्शन। अब आगे चुनाव आने वाले थे, अब ये करप्शन का मामला आ गया बीच में। अब क्या हो गया, एक बड़ा इशू हो गया। अब कोई भी पार्टी अगर करप्ट है तो क्या आप उसको वोट देंगे? जान रहे हैं कि सामने वाला अगर चोर है, उसने चोरी किया है, तो क्या आप उसको वोट देना चाहेंगे? जी नहीं, नहीं देना चाहेंगे। हाँ, कुछ मजबूरी है, अगर आप पार्टी से बंधे हुए हैं दीजिए, उसमें मेरा ऐसा कोई राय नहीं है। आप किसी को वोट दीजिए नहीं दीजिए, वो आपका अधिकार है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है that followed and the Congress party was defeated. अब देखिए करप्शन के चार्ज लग गए, लोगों के दिमाग में अलग अवधारणा बन गई कि ये पार्टी ने क्या किया, चोरी किया, घोटाला किया, करप्शन किया। चुनाव हुए और लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी जो है वो हार जाती है। Several political parties form a coalition called
और जनता दल। अब देखिए बहुत सारी पार्टियां फिर से इकट्ठा होती हैं और इकट्ठा होके क्या करती हैं, एक गवर्नमेंट बनाती हैं। अब इस गवर्नमेंट का नाम है जनता दल। ये जो पार्टी है इस पार्टी का नाम बना जनता दल। इससे पहले याद है जब 75 में जब इमरजेंसी लगाया गया था उस समय भी छोटी छोटी पार्टियां मिलकर एक पार्टी बनाती थी। उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी और उसमें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था किसको, मोरारजी देसाई को। अब जो इलेक्शन हुए हैं राजीव गांधी के समय में उसमें कांग्रेस पार्टी हार जाती है और जो अलग अलग अलायंस करके बनाते हैं लोग छोटी छोटी पार्टियों से, उस पार्टी का नाम रखा जाता है जनता दल। एंड विश्वनाथ प्रताप सिंह बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उस जनता दल का जो की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है किसको, विश्वनाथ प्रताप सिंह को। द पॉलिसी फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। अब ओबीसी के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो थोड़ी सी बातें हैं इसके बारे में जान लीजिए। जैसे बैकवर्ड क्लास होता है ओबीसी, अब एससी एसटी, ये लोग क्या है, बेसिकली ये ऐसे समुदाय के लोग हैं जिन तक जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं वो पहले पहुंचाई नहीं जा सकी और एक सामान्य जीवन जीने के लिए क्या है वो अनुकूल नहीं थे। कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, ये पहले से क्या है इनके पास पैसा रहा है, इनके पास लोगों का एक क्या बोल सकते हैं उसको कि पहुंच रही है लोगों तक, लोग उनके बारे में जानते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको समाज में प्रायोरिटी नहीं दी गई, उनको समाज से दूर रखा गया, उन लोगों की बात हो रही है। तो बेसिकली एससी एसटी ओबीसी होते हैं। तो इसमें जो ओबीसी बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लास है इसके लिए जो रिजर्वेशन का जो प्रोविजन बनाया है वो किसके टाइम में बनाया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम में। He could not continue as prime minister due to internal differences in the party. ये बहुत ज्यादा दिनों तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि इंटरनल डिफरेंसेस ज्यादा थे, इंटरनल डिस्प्यूट ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि मिली जुली सरकार है, बहुत सारे पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां मिलके गवर्नमेंट फॉर्म की हैं और बना रही हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जनता पार्टी में क्या था कि छोटी छोटी पार्टियां थी, कभी मोरारजी देसाई आए, चौधरी चरण सिंह आए, इनका कार्यकाल ये लोग 5 साल तक चला नहीं पाए। वैसे ही देखिए यहाँ पे फिर छोटी छोटी पार्टियां मिलकर सरकार बनाई है और इस सरकार बनाने के क्रम में क्या होगा कि फिर से सरकार गिर जाएगी, गवर्नमेंट चली जाएगी। अब छोटी छोटी पार्टियां हैं, गवर्नमेंट गिरेगी, बनेगी। अब हमें इसका चिंता नहीं करना है, हमें आगे पढ़ना है। लेकिन हाँ, हिस्ट्री जानिए क्यों होता है ऐसा। In 1990, चंद्रशेखर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब चंद्रशेखर का भी नाम सुना होगा आपने, तो वो 1990 में क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। जो बलिया है उत्तर प्रदेश में, वहीं के थे। उनको बागी बलिया भी बोला जाता है उस जगह को। ज्यादातर लोग शान समझते हैं अपना बागी बलिया बोलने में, क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको युवा तुर्क बोला जाता था उस समय। जब भी वो संसद में बोलते थे तो बीच में उनकी बात को कोई काटता नहीं था। हाँ, उनके बोलने के बाद ही कोई बीच में भी बोलता था, तो एक अलग उनका रुतबा था। His government was also short life। अब इनकी भी जो गवर्नमेंट थी वो थोड़े दिनों तक ही चली। क्यों चली? सिंपल सी बात है, मिली जुली सरकार है, कब कोई है, सब चाहेगा कि हम ही प्राइम मिनिस्टर बन के रहें तो ज्यादा बढ़िया है। In 1991, during the election campaign, the terrorist organization in Sri Lanka, Liberation Tiger of Tamil Eelam, Litte assassinate राजीव गांधी। अब 1991 में जब फिर से इलेक्शन होने के कगार पर आता है, फिर क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन सारी पार्टियां अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए निकल पड़ती हैं। इसी टाइम में क्या होता है कि जो लिट्टे का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, मौत की घाट उतार देता है किसको, राजीव गांधी को। मैंने बताया आपको भी जब श्रीलंका और तमिलनाडु के बारे में मैं जब ये एक्सप्लेन कर रहा था। टुवर्ड द एंड ऑफ द डिकेड ऑफ 1980, अब जब 1980 जब खत्म हो रहा है तब की बात हो रही है। द अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैड बिगन। अब यहाँ पे भी देखिए क्राइसिस शुरू हो जाते हैं जम्मू कश्मीर में। द टेररिस्ट एक्टिविटी देयर फेस्ड द कश्मीरी पंडित
to leave the valley. अब इस समय में क्या होता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज परफॉर्म ज्यादा होने लगती है, अटैक ज्यादा होने लगते हैं। तो वहाँ के जो प्रॉपर लोग होते हैं, जिनको कश्मीरी पंडित बोला जाता था, वो लोग क्या करते हैं, अपना ये कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। This problem grew serious day by day, and today it has taken the form of terrorism. अब देखिए, उस समय तो थोड़ा सा था कि हाँ, थोड़े थोड़े टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहे थे, वहां से कश्मीरी पंडित वहां से धीरे धीरे निकल गए। अब ये जो एक्टिविटी है, डे बाय डे, रोज रोज क्या होती गई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और आज आप देख रहे हैं, अभी तो मान लीजिए कि ये यूनियन टेरिटरी बन गई है, लेकिन फिर भी जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो हमेशा होती ही रहती है। तो वो क्या था, स्टार्टिंग था, एक छोटी मोटी घटनाएं होती थी टेररिस्ट एक्टिविटी की। अब क्या है, पूरा जम्मू कश्मीर ही अभी तक, तो कुछ दिनों पहले से, अगर जब तक हमारा आर्टिकल 370 जब तक हटाया नहीं गया कश्मीर से, उससे पहले आप देख रहे होंगे कश्मीर का क्या हालत था। चलिए, तो अब आगे देखते हैं हम लोग द चेंजेस आफ्टर 1991। अब 1991 के बाद क्या बदलाव है हमारे कंट्री में। द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया। अब ऐसा माना जाता है कि जो 1991 का जो ईयर था, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट ईयर था, अगर कहिए तो हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड के लिए और हमारे इंडिया के लिए भी। द सोवियत यूनियन disintegrated into the several different small country and the Cold War become to an end. अब सोवियत यूनियन का नाम अगर आप लोगों ने पहले सुना होगा तो ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए। अब रसिया, रूस और उसके जो आजू बाजू के अलग जो छोटे छोटे जो कंट्री थे, वो सब एक साथ मिलके जो उनका जो पूरा यूनियन था उसको बोला जाता था सोवियत यूनियन। अब 1991 में क्या होता है कि जो अलग जो छोटे छोटे जो कंट्रीज होते हैं, वो सोवियत रूस से बाहर निकल जाते हैं। अब क्या होता है, तब ये रसिया बन जाता है, सेपरेटली रसिया बचा रह जाता है। इससे पहले ये सोवियत यूनियन था, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री थी। अगर आप मैप देख रहे होंगे तो ये देखिए, जो ये येलो कलर का जो दिखाई पड़ रहा है, ये है पूरा रसिया। उसके बाद इधर की जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, इनको ये जब साथ में थी, तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन था, इसको बोला जाता था सोवियत रूस बोला जाता था। अब सोवियत रूस या फिर सोवियत यूनियन, अब छोटी छोटी जो कंट्री थी वो अपने आप को सोवियत यूनियन से अलग कर लेती हैं इसी टाइम में। और कोल्ड वॉर बिकम टू एन एंड। कोल्ड वॉर का मतलब आगे आने वाले जो चैप्टर है उसमें डीपली दिया गया है, तो उस टाइम हम लोग पढ़ लेंगे। अभी ये जो चैप्टर है इसको आगे पढ़ते हैं। सारे जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो आगे हमको मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो उस टाइम पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली कोल्ड वॉर था क्या कि विदाउट आर्म, बिना हथियार के ये लड़ाई लड़ी गई थी। एक दूसरे में फूट डालना, दूसरी कंट्री से किसी का बैकडोर से कुछ बिगाड़ देना किसी कंट्री का, यही था बेसिकली कोल्ड वॉर। आगे हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे पूरी बात। द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव untitled many changes in Indian economy। अब इस समय जो 1991 के जो इलेक्शन होते हैं उसमें कौन जीत के आता है, फिर से आती है कांग्रेस आती है। उसमें फिर जो नरसिम्हा राव हैं प्राइम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, और उन्होंने क्या किया, एक अच्छे रिफॉर्म्स लेके आए हमारे इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अब इसी टाइम पे एक वर्ड आता है एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, आप चिंता मत करिएगा कि क्या था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद इशू एट अयोध्या कैम टू इन फ्रंट। अब इन्हीं के टाइम में बाबरी मस्जिद और अयोध्या का जो अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यहीं पे राम मंदिर बनेगा, मस्जिद बनाने के लिए अलग से कहीं पे जगह दे दिया जाए, तो ये जो डिस्प्यूट था ये पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही सामने आया था। इन द इलेक्शन कंडक्टेड बिटवीन 1996 एंड 1999 नो पॉलिटिकल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन द लोकसभा। अब 1996 से जो 1990
9 के लिए जो इलेक्शन हुए, अब इस इलेक्शन में कोई भी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से बहुमत नहीं प्राप्त करती है, मेजोरिटी नहीं प्राप्त करती है। अब मेजोरिटी प्राप्त करना क्या होता है? सिंपल सी बात कि अगर सारी पार्टियां एक साथ चुनाव तो सभी लड़ती हैं, जिसको ज्यादा मत मिल जाए, ज्यादा मत मिल जाएगा तो वो क्या करेगी, अपनी गवर्नमेंट बना लेगी। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है हमारे लोकसभा में, तो प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के ही हैं। तो कितनी पार्टियां होती हैं, कितने सीट की आवश्यकता होती है मेजोरिटी पाने के लिए, ये सब सारी चीजें जब हम लोग सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी आप केवल इतना ही ध्यान रखिए कि जो 1996 1999 का जो 11 हुआ था, सॉरी जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में कोई भी पार्टी ने अपना जो क्लियर जो मेजोरिटी था वो नहीं पाया था। दिस रिजल्टेड इन 3 गवर्नमेंट इन द शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम। अब इसमें क्या हुआ, किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, 3 गवर्नमेंट, 3 लोगों को मिला के ये गवर्नमेंट बनाई गई। Those led by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, H.D. Deve Gowda and Indra Kumar Gujral among them। अब देखिए 3 पार्टियां मिल गई, मिलके छोटी छोटी पार्टियां हैं। ये लोग क्या करते हैं, अभी देखिए किसी को सिंपल सी बात है कि मेजोरिटी मिला नहीं है, फिर से इलेक्शन कराना इतना पॉसिबल है नहीं। क्या होता है कि ये तीनों पार्टियां जो है क्या होती है, एक साथ मिलके और क्या अपने अपने प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार जो गुजराल हैं, ये 5 साल में ही 3 प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब सोचिए एक ही प्राइम मिनिस्टर का टेनर होता है 5 साल का, लेकिन पता नहीं क्या था उस समय का सिनेरियो तो नहीं बता सकते, बट एक चीज तो था कि तीनों पार्टी, ये जो पार्टियां थी एक साथ मिलती हैं और अपने अपने प्राइम मिनिस्टर को बनाते हैं। फाइनली 1999 द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कम टू power under the flag of Bharatiya Janata Party and Atal Bihari Vajpayee become the India's Prime Minister। फिर 99 में फिर से इलेक्शन होते हैं और भारतीय डेमोक्रेटिक एसोसिएशन जो आज बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, तो मतलब बीजेपी के साथ जो अन्य छोटी छोटी जो पार्टियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं उनकी बात कर रहे हैं। इन लोगों ने मिलाकर क्या बनाई, एक गवर्नमेंट बनाई। इस गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी को क्या बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी ट्राइड टू एस्टेब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान बट वाज नॉट सक्सेसफुल। अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश किया कि जो संवाद है वो बनाया जाए पाकिस्तान के से। क्यों बनाया जाए, पीस रखने के लिए, शांति रखने के लिए। अब पाकिस्तान देखिए बाजू में छोटा सा देश है, कितना छटकते रहता है, हमेशा कुछ न कुछ, कभी कुछ नहीं मिलेगा तो एक रॉकेट तो एक बम तो मार ही देगा, मोटा दाग ही देगा कम से कम। तो क्या होता है, हमारी जो कंट्री है वो डिस्टर्ब होती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको, सिंपल सी बात, अगर आपको कुछ अचीवमेंट करना है तो आपको हर छोटी चीजों पर रिएक्ट करना छोड़ना पड़ेगा। गोली चल रही है, ठीक है, आपको, हमको क्या करना है, हमारे कंट्री को आगे बढ़ाना है, प्रोग्रेस हमको करना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कोशिश किया कि हम अपने कुछ डायलॉग्स बनाए जाए, कुछ शांति वार्ता बनाई जाए पाकिस्तान के साथ, जिससे कि हमको क्या है कि अगर डेवलपमेंट के रास्ते में जा रहे हैं तो कोई हमें बीच में रुकावट ना मिले। लेकिन पाकिस्तान है वो, आप सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान है, तो हमारी और उनकी बातें कैसे एक साथ पॉसिबल हो सकती है, ये तो होना ना रहा। इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर herself as an atomic power। अब इंडिया ने 1998 में कई सारे सीरीज से न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो 74 में याद है आप लोगों की, हम लोग जब पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, कि 74 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था। तो 1998 में मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो शासनकाल रहा जो उनका, उसमें इंडिया ने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट किए और अपने आप को डिक्लेयर किया कि नहीं, हम भी एक एटॉमिक पावर कंट्री हैं, हमारे पास भी एटॉमिक पावर है। In 1999, there was another war between India and Pakistan in Kargil region over the Jammu-Kashmir issue. India defeated Pakistan in this war as well। अब फिर से 99 में कारगिल का वार होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इशू क्या था, सिंपल सा मामला, कश्मीर, जो उनको मिलेगा है नहीं। हाँ, उनको लगता है कि मिल जाएगा, लेकिन हम लोग तो अपनी कुर्सी तक नहीं छोड़ते, उतना बड़ा कश्मीर कैसे छोड़ देंगे, तो बड़ा
सोचने वाली बात है। और इस वॉर में भी क्या हुआ, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा अगला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सेल्फ सफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस हैव बीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आजादी के बाद से ही द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन मतलब हमारा इकोनॉमी व्यवस्था है उसको मॉडर्न बनाना। सिंपल सी बात, इकोनॉमी कैसा, जैसे हम लोग पहले पैसा जाके बैंक में जमा करते थे, ठीक, देखिए पैसा बैंक में आज भी जमा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको जाके नंबर में लाइन में लगा के खड़ा होना पड़े। आपके पास किसी ने पैसा मोबाइल में भेज दिया, आप अपने अकाउंट, आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। सामने वाला कहीं अगर विदेश है तो आपके अकाउंट में जाके पैसा नहीं डालेगा, वो आपके मोबाइल से क्या। तो ये आज का कंडीशन है। तो हमारी विशेषता रही कि हम अपने मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमेशा चलते रहे हैं। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय भी सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी के लिए पानी अवेलेबल है और किसी के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, किसी के लिए बिजली अवेलेबल है, किसी के लिए बिजली अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर आप बिल नहीं जमा करते हैं, आपका कनेक्शन कट जाता है तो आपका इशू है, लेकिन कनेक्शन तो बिजली का सबको मिलता है। आपका वो काम है कि अगर आप बिल भरना है टाइम टू टाइम, अगर आप बिल नहीं भरते हैं तो आपका कनेक्शन काटा जा सकता है। सो जो ये सोशल जस्टिस भी है, इंडिया वांटेड टू एक्वायर मॉडर्निटी एंड सेल्फ रिलायंस बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री। अब इंडिया चाहता था कि हम मॉडर्निटी को एक्वायर करें, जो हम थोड़ा मतलब मॉडर्न बने, हम विकास के रास्ते पर, डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़े और सेल्फ रिलायंस मतलब खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत न पड़े। कैसे, अगर ऐसा करना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है कि हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी। जब इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो काम करेंगे, काम करेंगे तो उनको पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अपने जो लाइफ स्टाइल है जीने का वो भी अच्छे से कर लेंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, गवर्नमेंट के पास भी पैसा आएगा। तो बेसिकली इन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत थी। We wanted to establish an economy based on social justice through planning. For this, the National Planning Commission was established that would coordinate development through the policy of 5-year plan. अब इन चीजों के लिए, क्योंकि अब डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रीज लगानी है, सोशल जस्टिस भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो क्या किया गया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन का काम थोड़ा सा मैं आपको कल भी बताया था, थोड़ा सा फिर आज भी बता देता हूँ कि प्लान करना है कि हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अगर ये चीजें जरूरी है तो हमें किस रास्ते से इस गोल को अचीव करना है, किधर से जाना है, कैसे उस काम को पूरा करना है। तो ये था प्लानिंग कमीशन का काम। अब ये प्लानिंग कमीशन काम कैसे करेगी, तो इम्प्लीमेंट करेगी 5-year प्लान। मतलब क्या कि हम इस एक साल में क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, प्लानिंग कमीशन का काम, और उस प्लान को अगले 5 साल के लिए दे देंगे कि आप इन सारी चीजों को अगले 5 साल में जो है इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो ये था प्लानिंग कमीशन का काम। तो किस चीज के लिए, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। अब अगर ये चीजें होती हैं तो हमारा लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो जाएगा, सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, हम अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, किसी दूसरे के, अब आलू के लिए किसी दूसरे का मुंह देखें ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारे पास है, हमारे पास खेत है, हम क्या कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं। वैसे भी आप अगर आगे देखेंगे तो ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह मिलेगा आपको इसमें पढ़ने के लिए। तो अभी जहां हम पढ़ रहे हैं वहीं पे पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म फ्रॉम 1991। नरसिम्हा राव जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने ही स्टार्ट कर दिया था इकोनॉमी रिफॉर्म को, मतलब कि इकोनॉमी को अच्छे रास्ते पर लेके आया जाए, पटरी पर लेके आया जाए, ये तो काम चालू कर दिया था 1991 से ही। These economic reform are called as economic liberalization. अब इसको क्या बोला जाता था, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। The Indian economy flourished as a result of the implementation of this policy. अब ये जो पॉलिसी जो नरसिम्हा राव के द्वारा जो लाई गई थी, बीपी नरसिम्हा राव के द्वारा, फिर पीवी नरसिम्हा राव है, तो उनके द्वारा जो ये पॉलिसी लाई गई थी, तो इससे क्या हुआ था, हमारे इकोनॉमी में थोड़ा सा बूस्ट आया।
सही रास्ता पकड़ लिया था हमारा इकोनॉमी। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्रीज। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मतलब हमारे इंडिया में फॉरेन की कंपनियां क्या कर रही थी, अपना पैसा लगा रही थी। जैसे हमें अपना एक कंपनी बनाना है तो हमारे पास हो सकता है कि ज्यादा पैसे ना हो, तो क्या कर रहा है, कोई फॉरेन कंपनी है वो हमसे मिली, बोले कि ठीक है आपका अगर 60% आपके पास है, चलिए 40% हम लगा दे रहे हैं। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 100 रुपए की जरूरत है और आपके पास 60 रुपए ही है, तो काम तब तक तो नहीं पूरा हो पाएगा जब तक आपके पास 100 रुपए नहीं आएंगे पूरे के पूरे। तो ऐसे कंडीशन में आपका काम रुक जाता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन से पैसा आया हमारे देश में और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे। स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल हेल्प रिफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी। स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल, जो स्किल्ड थे मतलब जो जानकार थे, कामों को किसी काम को अच्छी तरीके से करना जानते थे, उन लोगों का योगदान रहा हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने में, हमारे इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओपन सेवरल एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर, बहुत जगहों पर आईटी सेक्टर खुला, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, रोजगार मिलता है। The changes after 1991 are also described as globalization. अब लिबरलाइजेशन 91 का और 1991 के बाद जो आता है उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। आगे का जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस